हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावनगर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के बीए सेकेंड सेमेस्टर से हम 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जिसका कोर्स कोड क्या है? जिसका कोर्स कोड है SOC 104। ठीक है, और पेपर का जो नाम है वो है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। इस पेपर कोड से रिलेटेड हम 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार, सन 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में ग्रामों की संख्या क्या है? तो जब 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत में ग्रामों की संख्या क्या है या क्या थी? ठीक है, तो क्या थी? वो थी 5 लाख से अधिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? तो किस आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? तो वह है विशेष जीवन विधि के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सी विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक समरूपता, सामाजिक गतिशीलता की, परंपरावाद की, परिवारवाद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता। ये क्या है? ये ग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उन्हें उपनगरी ग्राम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उपनगरी ग्राम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MN श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान में भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? ठीक है, कहा जा रहा है कि MN श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान में भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? वो जनसंख्या का आकार, प्रभु जाति की, संस्कृति की, धार्मिक विश्वास। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, प्रभु जाति। ठीक है, और दोस्तों MN श्रीनिवास से संबंधित, ठीक है, एक ना एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कि MN श्रीनिवास के से जो भी संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, जो हमारा प्रश्न एग्जाम हॉल में ना छूटे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय गांवों में आज व्यक्ति की प्रतिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा आधार प्रमुख है? ठीक है, तो कौन सा आधार प्रमुख है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भू स्वामित्व का आकार। ठीक है, तो भू स्वामित्व का आकार क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी एक दशा है जो गांव में परिवर्तन प्रक्रिया से क्या है? संबंधित नहीं है। तो वो कौन सी दशा है? वो परिवारवाद में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कसौटी कस्बे के निर्धारण का आधार है? ठीक है, तो कौन सी कसौटी कस्बे के निर्धारण का आधार है? तो यह है कम से कम 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों से आजीविका उपार्जित करते हों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो नगर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता है? वो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो सही हो जाएगा, अनौपचारिक संबंध है। क्या है? अनौपचारिक संबंध। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मम्फोर्ड के अनुसार
जिन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे ममफोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मध्यम नगर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी होने वाले नगरों की वर्तमान संख्या है। ठीक है, तो 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक कि 50 से अधिक। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या क्या है? वो 50 लाख से अधिक। ठीक है, जो 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है, उसमें वो भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगरों की जो वर्तमान जो संख्या थी वो 50 से अधिक थी। ठीक है, क्या थी? 50 से अधिक वो थी, जो नगरों की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से क्या थी? अधिक थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में आज जो नगरीय जनसंख्या है वो उसकी प्रतिशत क्या है? तो वो क्या है? वो लगभग 32%। ठीक है, लगभग क्या है? 32% है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ब इसका क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सन 1991 से लेकर 2011 तक भारत की किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया? कहा जा रहा है कि सन 1991 से लेकर 2011 तक भारत के किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया? तो किस में? वो दिल्ली में पाया गया। ऑप्शन डी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है? ठीक है, कौन सी एक दशा है जो वर्तमान में होने वाली नगरों में होने वाली वर्तमान परिवर्तन से क्या है? संबंधित है। तो क्या है? वो नगर नियोजन है। ऑप्शन बी इसके क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है। ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ग्रामीण नगरीय सातत्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? तो कौन करती है? तो वो प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। ठीक है, और ये है लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास, ये भी सही है। और भूभागी गतिशीलता, ये भी सही है। तो इसका ये जो तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये सभी। ठीक है, इसका डी क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्तमान में नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? तो कौन सी विशेषता सामान्य है? तो वह है गतिशीलता। ये गतिशीलता क्या है? समान है, क्योंकि नगर और गांव दोनों में जो विशेषता जो सामान्य पाई जाती है वो गतिशीलता की पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें एक कथन को क्या करना है? देखना है कि कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। तो देखिए, भारत की ग्रामीण संरचना पूरी तरह परंपरागत है। ठीक है, यही कथन क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर उनको मिल गया कि ये कथन क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि भारत की जो ग्रामीण संरचना है वो पूरी तरह परंपरागत है, मतलब है। तो वो ये कथन क्या होगा? ये असत्य होगा। ठीक है, और देखिए, विर्थ के अनुसार नगरीयता जीवन एक विधि है, ये सही है। और देखिए, और
रिसमैन ने ग्रामीण नगरी विभेद की अपेक्षा ग्रामीण नगरी संबंधों को अधिक महत्व दिया, ये भी सही है। और ग्रामों में जातिगत विभेदों का प्रभाव कम हुआ, ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो जो कथन जो गलत है वो कौन सा गलत है, वो ये भारत की ग्रामीण संरचना पूरी तरह परंपरागत है, ये कथन गलत है। और ये क्या कहा है कि असत्य नहीं है, तो ये सत्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन, और ये सत्य नहीं है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्तमान दशाओं में नगर तथा गांव निम्नलिखित में से किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। तो एक दूसरे से भिन्न है, तो एक प्रतिमान के रूप में, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक प्रतिमान रूप में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समुदाय की अवधारणा कहा जा रहा है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है। तो आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है, तो ये है निरंतरता की प्रक्रिया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नगर के बाहरी हिस्सों के समीप के ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्फिन ने किस नाम से संबोधित किया। तो किस नाम से उसने संबोधित किया, तो ये ग्राम्य नगरीकरण से संबोधित किया, ऑप्शन सी इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपनगरीय ग्राम्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यह किसने कहा है कि नगर और ग्राम्य में केवल एकमात्र अंतर है। ठीक है, ये किसका कथन है कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो ये मैकाइवर एंड पीज ने कहा है, ऑप्शन बी इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गाँव में समान रूप से पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता समान रूप में पाई जाती है, तो ये आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये तीनों पाई जाती है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी या ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उस लेखक का नाम क्या है जिसने ग्राम तथा नगर की जीवन शैली को एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न माना। तो उस लेखक का नाम बताना है जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या माना, ये भिन्न माना ग्राम और नगर की जीवन शैली को। ठीक है, तो वो है विरुद्ध, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। तो किसने ये प्रस्तुत की, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जे.एस. थुरिये ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो 19वीं सदी, देखिए 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित नहीं है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो कौन है, वो कबीर दास जी हैं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई। किस नए धर्म की स्थापना हुई, ये सिख धर्म की स्थापना हुई, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार था। भारत की एकता का आधार क्या था, तो क्या था, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सुदूर पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थान स्थित है। तो कौन सा तीर्थ स्थान स्थित है, तो द्वारिकापुरी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को
कहा जाता है, तो उस भावना को क्या कहा जाता है, तो उस भावना को संजातीयता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है, ठीक है, तो कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है, तो ये 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधारक आंदोलन आरंभ किया। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधारक आंदोलन आरंभ किया, तो ये कौन थे, ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है। तो किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है, तो ये भरत के नाम से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है। तो भारतीय समाज की विविधता के कारण किस प्रकार के समाज कहा जाता है, तो ये बहुजन समाज कहा जाता है। ऑप्शन 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या क्या थी। तो भारत की जनसंख्या क्या थी, लगभग 121 करोड़ थी। ऑप्शन 20 के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो हमारे जो भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 121 करोड़ थी। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की जनसंख्या में निम्नलिखित में से किस प्रजाति स्कंद की विशेषताएं अधिक है। तो किस प्रजाति के स्कंद की विशेषताएं अधिक है, ये है निग्रायड। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निग्रायड। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के बीच सही जोड़े बनाइए। ठीक है, इसमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो समाज सुधारक है, तो समाज सुधारक कौन है, तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा समाज सुधारक क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और देखिए उत्तराखंड, तो ये केदारनाथ ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा। और दक्षिण, तो देखिए गोदावरी जो नदी है, तो ये दक्षिण भारत की ये गोदावरी नदी ये कहाँ है, दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, ये गोदावरी नदी। ठीक है, तो समाज सुधारक आंदोलन ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हो जाएगा। और ये आर्य समाज ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हो जाएगा। और ये केदारनाथ ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में। और ये दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट, और दूसरा का हो जाएगा, सॉरी पहले का ये सेकेंड, और दूसरे का हो जाएगा फर्स्ट, और तीसरे का हो जाएगा फोर्थ, और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इस प्रकार जो विकल्प होगा इसमें यही सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, भारत विदा उपागम। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर निम्नलिखित में से किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया। तो किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया, तो ये इरावती
कवियों ने किया। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर बल दिया। तो किसने करने पर बल दिया, ये रामकृष्ण मुखर्जी ने। ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक का नाम है, लेखक का नाम है। तो कहा जा रहा है कि द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, ये किनकी पुस्तक है, तो ये किनकी पुस्तक है, ये नर्मदेश्वर प्रसाद जी की पुस्तक है। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में जाति तथा वर्ग का अध्ययन भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक का नाम क्या है। तो इस विचारक क्या नाम है, ये है जीएस थुरी है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अध्ययन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है। तो यह नाम किनका है, ये है अनुभविक उपागम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक उपागम के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया। तो किसने किया, ये है रामकृष्ण मुखर्जी ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि A.R. देसाई ने भारत की ग्रामीण संरचना की विवेचना किस उपागम के आधार पर की है। तो किस उपागम के आधार पर की है, ये भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर की है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो कौन सा एक कथन असत्य है, तो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए विद्या शास्त्री उपागम का उपयोग स्वतंत्रता के बाद आरंभ हुआ, ये कथन क्या है, असत्य है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन एक सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अध्ययन के उपागम का अर्थ वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना है। ठीक है, ये कथन क्या होगा, ये असत्य सत्य नहीं है। ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया। तो ये है ऐतिहासिक उपागम के आधार पर क्या किया, स्पष्ट किया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि M.N. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की विवेचना जिस उपागम के आधार पर की गई वह है। तो वह क्या है, वह है संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राधा कमल मुखर्जी द्वारा मूल्यों की संरचना की विवेचना अध्ययन के किस उपागम पर आधारित है। ठीक है, किस उपागम पर आधारित है, तो ये है भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सादृश्यता को स्पष्ट करने के लिए किया। ठीक है, तो ये किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार जो 60 महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो यही थे। और दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।